सोच रहा था कि मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो बनाऊँ, बट फिर ध्यान आया कि करेंसी का जो हाल है, तो उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना ज़रूरी है। नाउ इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा। इस वीडियो में मैं भक्तों को भी गाली नहीं दूँगा। इस वीडियो में मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारी गलती गवर्नमेंट की है एंड ऑल दैट। बट मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा बताऊँगा, जिससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि करेंसी गिरने से आपके नॉर्मल लाइफ़ में क्या असर पड़ता है और उसके कारण आपके आने वाले टाइम में आपका क्या हाल होने वाला है। ओपन माइंड वे में सुनिएगा, काफ़ी कुछ समझाऊँगा। इंडिया एज़ ए कंट्री इतनी फाइनेंशियली इलिटरेट कंट्री है कि यहाँ पे लोग ये स्टेटमेंट दे पाते हैं कि हम लोग तो रुपीज़ में खरीदते हैं, हमको डॉलर से क्या मतलब। ये कोई दूसरे देश में कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ वहाँ पे जनता भी जागरूक होती है और वो चीज़ों को समझती भी है। हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, पहले तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया है, और एजुकेशन जो दिया गया है, जो क्लास 1 से 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन और एंड ऑल दैट जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ने के बाद आपको भी पता है कि उससे इंसान चपरासी से ज़्यादा कुछ बनने लायक होता नहीं। सिर्फ एजुकेशन के दम पे तो आप कुछ नहीं बन सकते। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपने आईआईटी, आईआईएम, सीए वगैरह, एमबीए वेमबीए या कुछ अच्छा क्रैक कर लिया, या आप खुद से दिमाग से इतना शार्प थे कि कुछ आपने एक पर्टिकुलर स्किल कर लिया, जैसे आप आर्किटेक्ट बन गए, इंटीरियर डिजाइनर बन गए, इवेंट मैनेजर बन गए, आपने कोई स्किल बेस्ड काम पकड़ लिया, तब तो ठीक है। नहीं तो नॉर्मल एजुकेशन से कुछ होना नहीं है। अच्छा, उस एजुकेशन में फिनेंस कोई पार्ट तक नहीं है। बाय गॉड ग्रेस मैं सोशल मीडिया में थोड़ा-सा पॉपुलर हूँ, तो कुछ बड़े लोगों से भी जान-पहचान हो जाती है। तो मैं देखता हूँ कि मतलब अच्छे-अच्छे अधिकारी लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। बट जब फाइनेंस की बात आती है ना, तो उनको सजेशन हमेशा लेना रहता है कि अरे यार, सजेस्ट कर दीजिए कि इसका क्या करें, उसका क्या करें। जबकि एज़ ए फाइनेंस पर्सन मेरे लिए वो बेसिक हो सकता है। बट पॉइंट यही है कि उनको नहीं है उस चीज़ का अवेयरनेस, क्योंकि उनकी पढ़ाई-लिखाई में ये पोर्शन नहीं था, हमारे भी नहीं था। बट हमारा चूँकि काम ये है, इसलिए हमको सीखना पड़ गया। तो चलिए, मैं अभी डिटेल में आप लोगों को ये समझाऊँगा कि ये गिरते हुए रुपए से फ़र्क क्या पड़ता है नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में, एंड आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से इन फ्यूचर अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, आप किस चीज़ से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, जिससे ये जो सिचुएशन आए, आपको बहुत बड़ा डेंट ना दे। पहला बात, क्या करेंसी डेप्रिसिएशन में आप और हम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं? हम और आप मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। कर कौन सकता है? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही 2 लोग कर सकते हैं, ठीक है? नाउ गिरते हुए करेंसी का असर क्या कर पड़ता है, वो मैं पहले बताता हूँ, फिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो आप लोग कमेंट तो यही करेंगे कि वहाँ पे आपसे बैठे ज़्यादा जानकार लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बात समझिए कि जो लोग सिस्टम में रहते हैं ना, वो सिस्टम के ही गुलाम बन के रह जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि येस, नो डाउट, जो वहाँ बैठा होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होगा, जो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो लोग अपने समय में बहुत टैलेंटेड रहे होंगे। बट काम तो उन्हीं गधों के लिए, उन्हीं गँवारों के लिए करना है, जो टॉप पे बैठे हैं। तो अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आज कोई है या कल कोई है। मान लो कोई सीनियर आईएएस है, उसका 30 साल का करियर होगा, तो उसने तो ऊपर के सारे नेताओं को देखा होगा, राइट? तो उसने तो ये देखा ही है ना, हर तरह के नेता को देखा है। तो उसको ये पता है कि भाई किस तरह का चीज़ आगे बढ़ना है, तो वो कर के खुद ही डल हो जाते हैं वो लोग। और उनको भी ये भी पता है, कुछ एक्सट्रीम करने जाएँगे, फिर बैकफायर उनके ऊपर ही करेगा। तो इससे बढ़िया भाई रिटायरमेंट के टाइम में शांति से रिटायरमेंट लो। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप ये कहते हैं ना कि सर वहाँ आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग बैठे होंगे, येस, डेफ़िनिटली वो अपने टाइम पे बहुत तेज़ होंगे, बहुत शार्प होंगे, बट सिस्टम ने उनको डल कर दिया है। मैं मिलता हूँ कुछ लोगों से, मतलब बेसिकली मान लो वो बंगाल के फाइनेंस में टॉप में है, या ऑडिट एंड अकाउंट्स में टॉप में है, वो लोग डिपार्टमेंट में। तो उनसे उनको आपको ना बस बेसिक समझाना रहेगा
कि अच्छा ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, बाकी डॉट वो कनेक्ट कर लेते हैं खुद क्योंकि वो शार्प है। बट वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करके उनको बताना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वो खुद नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को, क्यों? क्योंकि उनको कस्टमाइज़ ही वैसा कर दिया गया है कि भाई आप कुछ मत करो। फिर तब उसी के लिए फिर क्या है, हम जैसे लोगों का रोल आता है। एनीवेज़ मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट मुझे जो-जो सजेशन सही लगते हैं मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा। चलिए, पहला चीज़, करेंसी के गिरने से फ़र्क क्या पड़ता है? अब ऐसे स्टॉक मार्केट पे ऐसा पर्सन पहला बताता हूँ आपको। जैसे अभी मार्केट 25,000 के आसपास है, कुछ दिन पहले तक 26,300 के आसपास था, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल था मार्केट का, राइट? सब लोगों को लगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर गया है एंड ऑल दैट, राइट? बट ऐसा नहीं है। डॉलर टर्म्स में मार्केट आज भी 10% तो उस टाइम डाउन था एंड अभी 15% डाउन है, डॉलर टर्म्स में। तो ये एक प्रॉब्लम है कि डॉलर टर्म्स में उस समय 10% मार्केट डाउन था, आज 15% डाउन है। ओवरऑल मार्केट हमारा 5% के आसपास ऑल टाइम हाई से नीचे दिख रहा है। तो आप समझो कि कोई अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उसके लिए तो मार्केट का टेक्निकली 1 साल का रिटर्न -15% है। अगर उसने ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास से अपना कैलकुलेशन किया, तो लास्ट 1 साल में उसके लिए इंडियन मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो 1 साल वो वेट कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा? तो एफआईआई जो विथड्रॉ कर रहे हैं पैसा, उसका मेन रीज़न ये भी है कि उनको डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स नहीं बन के आ रहे हैं। जब बनेंगे तो वापस आ जाएँगे, अभी नहीं बन रहा है तो नहीं है। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। नाउ एज़ ए कंट्री हम नेट इम्पोर्टर कंट्री हैं। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट को ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सो दैट आपको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई होगा कि क्या इश्यू है, ठीक है? ये वेबसाइट आप देख लीजिए, commerce.gov.in। ये डीजीएफटी की वेबसाइट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट है। अगर आप इस पे नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा, सिर्फ़ दिसंबर 25 का मैं बताता हूँ, ठीक है? 1 महीने का ये डेटा देखते हैं, ठीक है? अपने बाकी मंथ से भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी मंथ में कोई चीज़ कम होगी, कोई चीज़ ज़्यादा होगी। नाउ आप नोटिस करो, हम जो मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? 38 बिलियन का, लास्ट ईयर से ज़्यादा किया हमने, बट इम्पोर्ट हम 63 बिलियन का कर रहे हैं, यानी कि 25 बिलियन यूएस डॉलर्स हमने सिर्फ दिसंबर मंथ में ही एक्स्ट्रा इम्पोर्ट किया है मर्चेंडाइज़ का। मर्चेंडाइज़ में क्या आता है? हर वो चीज़ आती है, हर वो चीज़ आती है जो कि ज़रूरत होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये मोबाइल है, ठीक है? तो ये मोबाइल आपको दिख रहा है, ओके? अब मान लो ये मोबाइल मेड इन इंडिया लिखा भी हुआ है ना, तो इसके सारे पार्ट्स आएँगे चाइना से। मान लो ये लैपटॉप है, जिस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या कैमरा है जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब मेड इन चाइना है। वो इम्पोर्ट होता है। तो आप नोटिस करके देखो कि हम 38 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 63 बिलियन का इम्पोर्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो बहुत चीप वैल्यू आइटम्स करते हैं, लाइक चावल, दाल, आलू, ये सब हम लोग करते हैं। जिसका मार्केट है, प्राइसिंग बहुत कम है। कंपैरेटिवली जो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो हाई एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, कार्स हो गए, ये सब हम इम्पोर्ट करते हैं, जो हाई वैल्यू आइटम्स है। तो वो कंट्री एक अपनी हाई वैल्यू चीज़ आपको बेच रहा है और आपसे लो एंड चीज़ जो डे टू डे कंजम्पशन वाला चीज़ है, वो खरीद रहा है। उसमें अच्छा, डे टू डे कंजम्पशन वाली चीज़ में क्या है, मार्जिन तो आप ज़्यादा ले भी नहीं सकते। ना के बराबर मार्जिन होता है वहाँ पे, राइट? व्हेयरएज़ आप जैसे ही उसमें देखोगे, क्या नाम है इसका, बाकी चीज़ों में, तो आपको दिखेगा कि हाँ, वहाँ तो मार्जिन ज़्यादा है, अच्छा खासा मार्जिन है। तो ये भी होता है, ठीक है? तो अब है पेन पॉइंट, अब क्या कर सकते हैं, राइट? तो पेन पॉइंट तो है, क्या कर सकते हैं आप? आप ये कर सकते हैं, 1 सेकंड, कुछ ट्रेडिंग पोज़ीशंस फँसे हुए हैं, उन्हीं को एडजस्ट कर रहा था, बट एनीवेज़ ठीक है।
ठीक है, ये हुआ। नाउ आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम क्या ज्यादा, यस, हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 35 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये एक्सपोर्ट जो है ना, मेनली है आईटी सर्विसेज, जहां पे चैलेंज है कि वो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को ही फायदा करता है, सबको नहीं फायदा करता। ठीक है, तो वो एक चैलेंज है कि वो सबको नहीं फायदा करता है, वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनीज को ही फायदा करता है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम सिर्फ दिसंबर मंथ का देखेंगे तो एट द एंड हम 7 बिलियन के एक्स्ट्रा नेट इंपोर्ट में थे। नाउ ये 7 बिलियन अगर हम स्प्रेडशीट पे कैलकुलेट करें, ठीक है, 7, मान लीजिए 7 बिलियन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 7,000 मिलियन कर देता हूँ। ठीक है, 7,000 मिलियन यानी कि इंटू 10 लाख। ओके, यानी कि ये नंबर बना, ये इंटू ये, इतना बड़ा नंबर है ये। कॉमा लगा देता हूँ, गिनते रह जाइएगा। कहाँ गया कॉमा भाई, अच्छा छोड़िए, तो मैं वो कर देता हूँ, छोड़िए, कॉमा बाद में लगाते हैं। ये हो गया इतना बड़ा नंबर। नाउ ये डॉलर्स में है। अगर ये 88 का था, तो इतना हुआ। यही सेम चीज अगर 92 का हो गया तो ये कितना होगा, इतने का गैप आ जाएगा। इतना इंडियन रुपीस का लॉस हो गया हमारा सिर्फ 4 महीने में। और अगर मैं दिसंबर 24 जब 82 पे चल रहा था प्राइस, उससे कंपेयर करूं तो इतना डिफरेंस आएगा। एंड अगर इसको हम उसमें लेके जाते हैं, ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग में लेके जाते हैं, तो 10 नंबर, इट कम्स टू ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है ये। इतना बैठे बैठे हमारा एक महीने में लॉस हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो हर महीने अगर हम इतना ही एक्स्ट्रा पेमेंट करते रह गए, ठीक है, तो कहाँ जाएगा हिसाब, बताइए। अच्छा, अब इसको कमोडिटी वाइज भी एस्टिमेट चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा, सारा टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो गवर्नमेंट का ना ये पब्लिक किया हुआ डाटा है, मतलब मैं अपने से डाटा नहीं बता रहा हूँ। तो ये इतना इतना लॉसेस आपके हर मंथ होते जा रहे हैं। आप सोच के देख रहे हो कि क्या हिसाब किताब है। हर मंथ इतना अगर आपका लॉस होते जाएगा, आप कितना बियर कर लोगे। चलिए, ये तो वेबसाइट जब खुलेगा तब खुलेगा। ये एक महीने के एग्जाम्पल में आपको ये कहानी समझ में आ रही है, इमेजिन करिए, ये एक महीने का हिसाब। ठीक है, हम किससे क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं, सारा डिटेल यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक करके रखा है। हमारा चाइना से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, चाइना से हम 10 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, 74 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और 10 बिलियन का ही खाली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस से हम एक्सपोर्ट 52 बिलियन कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके यहाँ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कर रहे हैं। इंपोर्ट 30 बिलियन के आसपास कर रहे हैं। अब आप नोटिस करो, हमारा खाली इंपोर्ट खाली रशिया से डिक्लाइन किया है, बाकी हर जगह हमारा इंपोर्ट ही इंक्रीज किया है। एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा इंक्रीज चाइना में थोड़ा सा किया है, पता नहीं कौन सा चीज़ किया होगा, सैरामिक वगैरह किया होगा, जो हमारे गुजराती भाई लोग बेच रहे हैं।
तो इस तरीके से तो आप देखो मेजर कंट्री वाइज़ भी हम अगर देखेंगे तो क्या हाल है हमारा। सब जगह से हमारा इम्पोर्ट ही ज़्यादा है, यूएई से इम्पोर्ट ज़्यादा है, रशिया से इम्पोर्ट ज़्यादा है, सऊदी से इम्पोर्ट ज़्यादा है, ये सारा ऑयल है। रशिया, यूएई एंड सऊदी है, बेसिकली ऑयल ही होगा। हर कंट्री से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, जो पैसे वाली कंट्री है उनसे हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और जो सस्ती कंट्री होंगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे। तो हमको क्या मिल रहा है फिर? कुछ नहीं। और हर महीने ऑलमोस्ट इतना अमाउंट आपका लॉस होते जा रहा है। ये रुपीज़ में अगर आप कभी देखेंगे ना, डर जाएँगे ये कितना ज़ीरो लगा हुआ है। एक बार ज़ूम करके ना ये ज़ीरो को काउंट कर लीजिएगा। तब आपको रियल कहानी समझ में आएगा कितना ज़ीरो है। तब आपको रियल हिट करेगा वो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पर मंथ ऐसे हम लॉस किए जा रहे हैं। तो ये तो ट्रेड का नंबर हुआ। ट्रेड में हम इतना लॉस कर रहे हैं। एफआईआई एक्सोडस मैंने आपको बताया ही। नाउ जब ये सामान खरीद के आ रहा है इतना महंगा, जो इंपोर्टर है, जो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है ये सामान, वो जब इसको असेंबल करेगा, मैन्युफैक्चर करने का आउटपुट फाइनल निकालेगा, तो क्या ये वो रेट पे बेच पाएगा जिस रेट पे वो बेचता था? मान लो कोई मशीन में, से फॉर एग्जांपल इस मशीन में मान लो $1000 का कंपोनेंट लग रहा है। अगर डॉलर 85,000 का 85 करके था तो 85,000 का कंपोनेंट लगेगा। अब वो कंपोनेंट हो जाएगा 92,000 का। तो क्या ये उसी रेट में मिल पाएगा? नहीं, ₹7,000 बढ़ जाएगा। तो पहला एफआईआईज़ क्यों जा रहे हैं? सेकंड, हम ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री हैं। हम इतना हर महीने लॉस बढ़ते जा रहा है हमारा। और ये मैंने डिफरेंस बताया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सामान खरीदना बंद कर दें। हम नहीं कर सकते, हमको खरीदना ही पड़ेगा। वो हम इतना महँगा खरीद रहे हैं। थर्ड थर्ड क्या होगा? थर्ड यही निकल के आया कि आप जब ये खरीद रहे हो, तो ये जो सामान खरीद के आ रहे हैं, चूँकि वो महँगा खरीद रहे हैं, वो महँगाई आप पे पास ऑन होगी। अगर हम ऑयल महँगा खरीद रहे हैं, तो ऑयल से हर ट्रांसपोर्टेशन महँगा होगा। हर ट्रांसपोर्टेशन महँगा होने से हर सामान महँगा होगा। इन्फ्लेशन का मार अब आप पे पड़ना चालू होगा। नाउ क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? 3 सॉल्यूशन इसके, जैसे 3 मैंने प्रॉब्लम्स बताए, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे हैं, बट वो छोटे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स को मैं गिनाने लगूँगा तो उसपे हो सकता है कि मेरे को गवर्नमेंट को भी अटैक करना पड़े। मैं वो नहीं कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में। क्योंकि फिर क्या होगा ना, लोगों को समझने से ज़्यादा उनका एजेंडा अलग चेंज हो जाएगा कि तुम तो एंटी गवर्नमेंट हो। तो मैं वो चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एकदम समझाना चाहता हूँ कि इससे हमें प्रॉब्लम क्या होगा। इकोनॉमिक टर्म्स में समझाया मैंने आपको, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बट वो करने के लिए एफर्ट अलग-अलग है। अब मैं बताता हूँ कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। पहला चीज़, आपने क्या कहा, पहला प्रॉब्लम क्या रहा था? एफआईआईज़ का आउटफ्लो। और जितना वो डॉलर निकालेंगे उतना इन आईएनआर पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। जितना आईएनआर पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा उतना आईएनआर और डिप्रिशिएट करते जाएगा, राइट? तो पहला इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एफआईआईज़ को पहले जाके सॉरी कहिए। हमारे एक बड़े मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था, एफआईआईज़ में कम एंड गो बट आवर मार्केट इज रेजिलिएंट। उस दिन के बाद से आज तक एफआईआई सिर्फ बेच रहे हैं और आपका मार्केट ऊपर जाने में नानी याद दिला दिया है। और रोज सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही आता है और जब मार्केट ये टान के डीआईएस ऊपर ले जाते हैं, फिर ये बेच के नीचे ले आते हैं। क्योंकि इनको भी नीचे नहीं गिराना है मार्केट को, इनको भी क्या चाहिए, ऊपर के लेवल पे एग्जिट चाहिए, हायर कॉस्ट पे एग्जिट चाहिए। क्यों? क्योंकि आईएनआर टर्म्स में ऑलरेडी वो 15% 10% लॉस पे बैठे हुए हैं, उनको और एक्स्ट्रा लॉस नहीं चाहिए, तो वो ऊपर के लेवल पे बेच रहे हैं। ये हुआ पहला चीज़। तो आप एफआईआईज़ को पहले सॉरी बोलिए।
उनको वापस लेके आइए। ज़रूरत पड़े तो उनको टैक्स इंसेंटिव भी दीजिए। क्योंकि क्या है देखिए, कैपिटल गेन आपने लगा तो दिया कि कैपिटल गेन लगेगा। जब से कैपिटल गेन अनाउंस हुआ है तब से मार्केट ऊपर गया ही नहीं है। तो जब गेन ही नहीं होगा तो कैपिटल गेन टैक्स कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कैपिटल का कोई गेन ही नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा नहीं। तो वहाँ पे फँस गया बुरा वाला बिना मतलब का, राइट? तो कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करिए, पहले तो। सेकंड सॉल्यूशन जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसी में सॉल्यूशन है। हमने इंपोर्ट बहुत सारे किए, राइट? और हम इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो नो डाउट कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसको मैनेज कैसे करें? इसको मैनेज हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम मैनेज इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, जो इंपोर्ट है ना उसका सब्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं होगा, पहला बात तो ये। वो होगा बहुत दिन टाइम लगने के बाद ही। तो हम ये कर सकते हैं कि इंडिया में फ्री ट्रेड ज़ोन्स एस्टैब्लिश करें। जैसे चाइना में बहुत सारे फ्री ट्रेड ज़ोन्स हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पे टैक्सेस वगैरह तो वो थोड़ा-सा रिबेट वाले रेट पे करते हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत लोगों को वहीं से दुनिया भर में लोग वहीं से बाइंग वगैरह करना चले जाते हैं। तो वैसे फ्री ट्रेड ज़ोन्स हमको इंडिया में भी एस्टैब्लिश करने होंगे। हमने किया है एक, गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। प्रॉब्लम क्या है कि गिफ्ट सिटी में आप सर्विसेज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है चारों तरफ से। अब देखिए कुछ लोगों को ये भी खराब लगेगा, सर गुजरात को क्यों मिला? पॉइंट वो नहीं है, हर सिटी बना सकती थी। गुजरात ने डिसाइड किया था बना। मैं ये इस चीज़ में मैं उनको गाली नहीं दूँगा। हर सिटी बना सकती थी, तो हर सिटी ने बनाया भी। टेक पार्क्स बनाए, एसईजेड्स बनाए, बट वो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट के लिए बनाए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए किसी ने नहीं बनाया। कुछ हैं, 1-2 साउथ में एसईजेड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के। उसी तरह हमको एसईजेड्स बना के यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन वो करना पड़ेगा, जिससे हमारा लोकल कंज़म्पशन भी थोड़ा-सा इम्प्रूव हो और लोकल कंज़म्पशन भी थोड़ा-सा बढ़े। एंड जिससे क्या होगा कि थोड़ा-सा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते एक दिन में नहीं होगा ये, नेचुरली एक दिन में नहीं होगा। बट धीरे-धीरे करते-करते हम एक ऐसे पोज़ीशन में पहुँच जाएँगे, जहाँ पे येस, नो डाउट हम थोड़ा-सा बेटर कर पाएँगे। जो करंट सिचुएशन है उससे तो बेटर ही कर लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। नाउ इमीडिएट क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पोर्ट इतना एक्स्ट्रा इम्पोर्ट हमारा हो रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं इमीडिएट? तो इमीडिएट हम ये कर सकते हैं, इमीडिएट अगर हमको करना है तो हम ये कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के रखें, सो दैट वो सामान इंडिया में आए तो वो महँगा हो जाए, राइट? तो एक तो करेंसी का इन्फ्लेशन पड़ने वाला है प्लस उसका इन्फ्लेशन इम्पोर्ट ड्यूटी का इन्फ्लेशन ही पड़ेगा। हमारे वाले तो ऐसे भी मैन्युफैक्चर नहीं करने वाले कुछ भी। ये आपको पता ही है कि हमारे वाले ऐसे भी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तो इससे बेटर जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके सामान पे इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ा-सा कम कर दो या ना के बराबर कर दो। क्योंकि हमारे वाले तो निकम्मे हैं, नालायक हैं, उनको ₹1 में फ्री में ज़मीन चाहिए। लेकिन वो फिर भी नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। उनको क्या चाहिए? सब कुछ फ्री में मिलते रहे, सब कुछ फ्री में आराम से चलता रहे, राइट? तो एक काम करो ना, टैक्स इंसेंटिव बाहर वाले को ही दे दो। तो वो इम्पोर्ट करके सामान सस्ता हो जाएगा। इंडियंस का जो पैसा ड्रेन होता है, वो पैसा ड्रेन नहीं होगा। ठीक है? अब जैसे ही ये सिचुएशन बैठता है कि इंडिया में एक सही रेट पे प्राइसिंग में अवेलेबल हो जाएगा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को ही एज़ ए हब यूज़ करने लगेंगी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट टू आउटसाइड। जैसे अभी रशियन ऑयल के केस में हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था और यहीं से बाहर भेज रहा था, राइट? चाइना को भी बायपास करने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ का चाइना से रिलेशन खराब है। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में अगर विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट होता है और ये सेम चीज़ को एक्सपोर्ट करा दिया जाता है, तो होगा क्या
कि टेक्निकली जो हमारा इंपोर्ट बास्केट रहेगा उसका एक बड़ा कंपोनेंट, क्योंकि जो भी बेचेगा वो मार्जिन रख के बेचेगा, तो वो एक्सपोर्ट में भी सब्स्टिट्यूट होगा। तो जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का, वो हमारा थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बट आपको इस तरीके के रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, इंपोर्ट सस्ते में हो रहा है एंड इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट को अगर हम वो करने लगे, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन का नाम पे हम एक्स्ट्रा 10-20% मार्जिन बढ़ा लेंगे एंड फिर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वो चीज़ को, तो हमारा मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगेगा, जिससे हम क्या होगा, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस का जो गैप है ना, वो धीरे-धीरे नैरो डाउन हो जाएगा। अब वही है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। यही किसी को समझ में नहीं आएगा कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जिसको आ गया वो तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया उसका हम क्या ही कर सकते हैं, राइट? तो आप भी अपना उसी हिसाब से सोचिए कि भाई क्या कर सकते हैं, मतलब आएगा क्या? तो देखिएगा तो यस आपको भी फ़ील होगा, हाँ, आ तो सकता है। कब आएगा? किसी को नहीं पता। बट किया जा सकता है। मतलब मैंने जैसे बताया ना कि मान लो हमने इंपोर्ट किया ₹100 में, उस पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी लग के वो 150 की हो जाती है। अब 150 का एक्सपोर्ट करने जाओगे, ₹10 मार्कअप भी रखोगे तो 160 पे एक्सपोर्ट करोगे। वहाँ पे चाइना पे विथ टैरिफ भी वो 130 में उनको मिल जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, हम छोड़ो चाइना से ही खरीद लेते हैं। बट इंडिया में वही चीज़ 0 लगे रहे और आप एक्स्ट्रा 20% ही मार्कअप रखोगे और 130 पे बाहर वालों को मिल रहा है। आप 120 में ही बेच रहे हो। आपका जबकि 20% मार्कअप भी है, तो लोग आपसे खरीदेंगे। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चालू हो जाएगा। प्लस उससे आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, टैक्स इनफ्लो भी बढ़ेगा, मनी भी इनफ्लो बढ़ेगा एंड ओवरऑल आपके लिए, इकोनॉमी के लिए क्या होगा, आपकी इकोनॉमी धीरे-धीरे जैसे-जैसे करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपकी इकोनॉमी हैंडल करते जाएगी इस प्रेशर को एंड उससे इकोनॉमी भी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, करेंसी भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ये हुआ सेकंड इश्यू का सॉल्यूशन। थर्ड इश्यू क्या है? जैसा मैंने बताया कि हमने परचेज़ किया, वो महँगा पड़ गया। तो थर्ड इश्यू ये है, थर्ड वे ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसका? करेंसी को स्टेबल करने का या करेंसी को वो करने का, एक दुनिया में इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोल के कंसेप्ट चलता है, ठीक है? तो बाहर के पैसे आपको अगर चाहिए, ठीक है? तो आपका जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तो होना चाहिए कि बाहर वालों को इंटरेस्ट हो आप में आके पैसा लगाने का। मान लो मेरा साल का 4% मेरे को मिल रहा है यूएस से और 5% मिल रहा है इंडिया में। तो मैं यूएस में ही पैसा लगाऊँगा, इंडिया में क्यों लगाऊँगा? बट वही 7% मिल रहा है तो मैं इंडिया में पैसा लगाऊँगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ये सेम रिसीट्स को डॉलर डिनोमिनेटेड इशू कर सकता है। उससे क्या होगा कि एज़ ए कंट्री डॉलर का रिज़र्व्स बढ़ जाएगा आपके पास। हाँ, बट ये है कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह फिर फेक वाला मत कर लीजिएगा। नहीं तो फिर फँस जाएँगे क्योंकि लोग रिडम्पशन माँगने आएँगे। इसमें लेकिन ये दो धारी तलवार भी है। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हुआ, गवर्नमेंट को बंद करना पड़ गया। गवर्नमेंट ने बिना बैकिंग के खरीद लिया था। 25,000 से बढ़ते-बढ़ते सोना 80,000 हो गया, अब तो 1,60,000 हो गया। तो 80,000 के पास उन्होंने डिसाइड किया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद करते हैं। बट अभी सोचो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जब मैच्योरिटी आएगी गवर्नमेंट का क्या हाल होने वाला है देने में। अगेन आप लोग बोलेंगे सर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर, नहीं, नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका हेज बनाना पड़ेगा आपको। तो करेंसी बेस्ड अगर आपने बॉन्ड्स इश्यू कर दिए, तो इंटरेस्ट तो जाने ही वाला है, प्लस करेंसी डेप्रिशिएट अगर कर गई तो वहाँ लॉस अलग होगा। और ठीक से आपने अगर करेंसी को हेज नहीं किया, तो आपका लॉस बढ़ जाएगा और ज़्यादा। बट वही है कि हेज करना पड़ेगा। तो इस 3 तरीके से हम करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तीनों में से कौन-सा चीज़ गवर्नमेंट ईज़िली कर सकता है? आई डाउट इसमें से एक भी चीज़ वो ईज़िली कर सकता है। क्या विलिंगनेस होने से गवर्नमेंट कर सकता है क्या? व्हेन आई एम सेइंग गवर्नमेंट डज़न्ट मीन बीजेपी और कांग्रेस, आई मीन गवर्नमेंट, ठीक है? क्या गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकता है क्या? यस कर सकता है। ईज़िली कर सकता है क्या? नहीं कर सकता।
कहीं उसको मिडवे निकालना पड़ेगा। और प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म है तो सॉल्यूशन भी इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खोजना पड़ेगा। मैंने सजेस्ट किया, मैंने अपने हिसाब से बताया, मुझे जो समझ में आता है, मेरा नॉलेज तो बहुत कम है कंपेयर टू बाकी ज्ञानी लोगों से, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैंने समझाया। एडिशनली करेंसी स्ट्रॉन्ग करने का एक और तरीका है, अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। जैसे अगर आप देखेंगे, तो जो भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाती है, उनकी करेंसी स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रहती है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एंड नहीं अट्रैक्ट कर लेने के कारण ही ये चैलेंज हो रहा है कि हमारे पास रिजर्व्स धीरे-धीरे वो हो जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमारा रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बात ये समझिए कि रिजर्व्स आप ऑल टाइम हाई पे ले जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे तो देखिए, जीडीपी आपकी बढ़ते जा रही है, राइट? और वहाँ आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जब तक मैं सच आपको बताता हूँ रियलिटी, जब तक आरबीआई ने अलाउ करके रखा था कि यूएसडी आईएनआर के पेयर में ट्रेडिंग हो सकती है, तो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते थे, तो क्या होता था कि नॉर्मल पर्सन भी ना इस तरह के मूव का बेनिफिट उठा सकता था कि मान लो इंडिया आईएनआर गिरते जा रहा है, तो अभी मुझे फर्क पड़ सकता है एज ए मैन्युफैक्चरर या ये, लेकिन अब क्या है मैं पहले हेज कर सकता था, अब क्या हो गया इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हेज, अच्छा हेज करना आज भी अलाउड है, बट लिक्विडिटी खत्म हो गई क्योंकि ट्रेडर्स गायब हो गए वहां से, क्योंकि ट्रेडिंग अलाउड नहीं रहा है, सिर्फ हेज कर सकते हो, तो वो प्रोडक्ट ही फेल हो चुका है। तो बड़े इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं वो जाके इंटरनेशनली हेज कर रहे हैं। अगर वो इंटरनेशनली हेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे ही लॉस है। तो रूल्स लाया गया था कि पैसे इंडिया में रहेंगे, बट आफ्टर दिस दीज रूल्स पैसे और तो बाहर निकल गए, वो पैसे रुके कहाँ इंडिया में, हेज करने भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, राइट? तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। फिर भी रात का 12 बज रहा है, नींद आ रहा है मेरे को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ लोगों के संग शेयर भी करिएगा।